हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। ये चैप्टर केमिस्ट्री का आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर आप 10th क्लास में देखते हैं, चाहे आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है, अच्छा खासा ये। और वैसे भी बहुत आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया था आपको 11th-12th में भी ये आने वाला है, हायर स्टडीज में भी आने वाला है ये। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेसिकली है क्या, ये केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है, एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें आप कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? वो कंपाउंड जो जिनमें कार्बन जरूर है, साथ में कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन तो जरूर ही होगा। बिना कार्बन के कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। एक तो ये बात है। अब इसे दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक होगा ही होगा। बिना कार्बन के कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक हो सकता है क्या? नहीं। कार्बन होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कार्बन हो जाने से ही वो ऑर्गेनिक नहीं हुआ, साथ में कुछ और भी पैरामीटर्स हैं। ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, बॉन्डिंग कोवेलेंट होनी चाहिए, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन शो करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन वगैरह, है ना। तो तब जाके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब बात ये निकल के आती है कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन है फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो है मगर वो ऑर्गेनिक नहीं है? तो आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड्स है कार्बन के। फिर आते हैं कार्बोनेट्स, जिनमें भी CO3 आयन आ रहा है ना, ये कार्बोनेट्स सबके सब क्या है? इनऑर्गेनिक है। कार्बन होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। ठीक है, कार्बोनेट्स हुए, बाइकार्बोनेट्स हुए, साइनाइड्स हुए, ठीक है, ये जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं इनमें आपको कार्बन तो दिखाई देगा मगर ये ऑर्गेनिक नहीं होंगे। तो इनको छोड़कर बाकी के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन शो करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब अगला सवाल ये उठ के आता है कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी बात, मैंने आपको बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। वाइटल फोर्स थ्योरी एक थ्योरी है जो ये कहती है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर और नेचुरल चीजों से ही मिलेंगे। आप उसे लैब में खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, मैन मेड नहीं हो सकते। ये बहुत लंबे समय तक चलती रही थी, काफी सालों तक ये जो है लोग मानते रहे कि एक वाइटल फोर्स की जरूरत है, नेचर में कोई ना कोई शक्ति है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रही है, इंसान नहीं बना सकता इसको। ठीक है, ये गलतफहमी दूर करी थी, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत करा था किसने? फ्राइडरिच वूलर ने। कैसे? इन्होंने अमोनियम साइनेट नाम का एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। अमोनियम साइनेट, जैसे साइनाइड है ना, ऐसे ही साइनेट होते हैं। तो अमोनियम साइनेट नाम का एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको हीट किया। क्या किया? हीट। और हीट करते ही क्या बन गया? यूरिया बन गया, जो कि अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो ये पहली बार हुआ था कि किसी इंसान ने लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। सही है, और यहीं से वाइटल फोर्स थ्योरी का एंड हो गया। सही है जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कल मुझसे किसी ने पूछा था कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं। अच्छा, वंश ने पूछा था, हाँ आएगा अभी तो बताएंगे। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का समझ में आ गया? पूछो। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। और ये बात किसने गलत साबित करी थी? मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने ऐड करवाया था? फ्राइडरिच वूलर ने, लैब के अंदर अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना के। ठीक है, एक बार एक व्यक्ति ने काम कर दिया तो फिर तो और बहुत सारे लोग कर ही लेते हैं। तो इसके बाद कोलबे आते हैं, है ना, वो एसिडिक एसिड बना देते हैं। फिर बार्टोलोट आते हैं, बार्टोलोट ने बनाया मीथेन। तो इसके बाद तो फिर लाइन लग गई, और फिर भाई साहब इसके बाद तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लग गए थे, है ना, मतलब लाइन ही लग गई। और आज की तारीख में लगभग हमको 50 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता है। ऑब्वियसली बात है, ये नेचर में ही नहीं है, इतने सारे बहुत ज्यादा इंसानों ने बनाए हैं। और आज की तारीख में आप ये मान लीजिए लगभग हर साल हजारों नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंसान बना लेता है लैब में छेड़खानी करते करते। समझ रहे हैं? इस वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बन चुके हैं कि जितने वो बाकी के जो 118 एलिमेंट्स हैं वो मिलकर नहीं बना पा रहे हैं, जितने अकेले कार्बन बना ले रहा है। नमस्ते बच्चे, यहीं बैठ जाओ। सही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कार्बन से बहुत ज्यादा कंपाउंड बन जाते हैं। यही रीजन है कि कार्बन की एलिमेंट्स, मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के लिए आपको एक अलग से ब्रांच तक बनानी पड़ेगी केमिस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब सवाल ये उठता है कि और सारे एलिमेंट्स तो इतने कंपाउंड नहीं बना पा रहे हैं जितने कार्बन बना दे रहा है, ऐसा क्यों? कार्बन के पास ऐसी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो इतने कंपाउंड बना दे रहा है? तो पहली चीज है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या कहती है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आराम से शेयरिंग कर करके बॉन्ड्स बना सकता है। कौन से शेयरिंग से? कौन से बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो अगर दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। अगर दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर चार चार इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो चौपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। पर चौपल कोवेलेंट बॉन्ड बन नहीं सकता, ये मैंने आपको कल भी समझाया था। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अरेंजमेंट का खेल है सारा, है ना। सारा खेल जो स्पेशल अरेंजमेंट है ना, स्पेस में जो अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का, उस पर डिपेंड करता है। कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, है ना, इस तरीके से। जैसे ये ट्राइपॉड के लेग्स है, मैंने कल समझाया था इसके एग्जांपल से आपको कि अगर मैं ट्राइपॉड, एक ये ट्राइपॉड है और एक ऐसा ही इसके पड़ोस में और रख दूं ट्राइपॉड और फिर इनकी बॉन्डिंग कराऊं, तो मैं एक बॉन्ड इधर से बना लूंगा, एक इधर से बना लूंगा, एक इधर से बना लूंगा, मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो चौथा लेग है वो पीछे की साइड है, बैक साइड में। जैसे दो बंदर गले मिल रहे हैं तो वो फ्रंट साइड से तो पूरा मतलब कांटेक्ट में आ सकते हैं, पर उनकी फिर पूंछ गले नहीं मिल पाएगी। अगर पूंछ को गले मिलवाना है, मतलब पूंछ को कांटेक्ट में लाना है, तो फिर जो फेशियल साइड है, फ्रंट साइड है, वो गले नहीं मिल पाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सारा अरेंजमेंट का खेल है, सही है। जो बॉन्ड पीछे की साइड है, अगर उसे मिलाने जाओगे तो आगे वाले नहीं मिल पाएंगे, तो किसी भी पल आप 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, भले ही आपके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है। अरेंजमेंट मैटर करता है, 3D अरेंजमेंट है ये, समझ में आ रहा है छोटू भाई? तो यहां तक मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, फटाफट चीजों को कैरी ऑन करते हैं। और हाँ, एक बात और, बुक में एक टेबल बना के दी गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस के बारे में, तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत इजी है, मैंने बता दिया था। सबसे जरूरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की प्रेजेंस मैंडेटरी है, कार्बन होना ही होना चाहिए, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना ही होना चाहिए, इधर ही आ जाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना ही होना चाहिए, बिना कार्बन के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए ये वाले हैं तो है, बाकी में नहीं होता है। कोई ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ जिसमें कार्बन ना हो। H2SO4, बिल्कुल बढ़िया। और NaCl, H2O, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनमें कार्बन नहीं है। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन है फिर भी वो इनऑर्गेनिक है। NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा या कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सांस में छोड़ रहे हैं, इनमें कार्बन है मगर ये फिर भी ऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिरका, एसिटिक एसिड, यूरिया, है ना, एसिटिक एसिड वो विनेगर एक ही बात है। और चीनी, शुगर, मीथेन, ब्यूटेन, है ना, ग्लूकोज, बहुत बढ़िया, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें कार्बन है और ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये सब था। पेट्रोल कैसा है? पेट्रोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, ठीक है। पेट्रोल भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप ज्यादातर जितने भी फ्यूल जानते हैं ना, सबके सब ज्यादातर ऑर्गेनिक ही है, सही है जी। अब आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ये पढ़ लेना आराम से, है ना। स्पेशल यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स आता है अगला हेडिंग, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या कार्बन एटम्स में की क्या खास बात है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे एलिमेंट्स बना दे रहा है? टेट्रावेलेंसी बता चुका मैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से बहुत इजीली सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है ना। तो बहुत सारे कंपाउंड हो जाता है। और इसके अलावा कोई और बात? कैटिनेशन। पहले दूसरा पॉइंट क्या है, जो दूसरी खूबसूरत बात आती है इसके पास, वो क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स मतलब खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी, इसकी वजह से कार्बन एटम्स खुद से जुड़ जुड़ के बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं। ये चेन्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ये चेन्स ब्रांच भी हो सकती हैं, और ये चेन्स साइक्लिक या क्लोज भी हो सकती हैं, ठीक है। सब बुक में दिया हुआ है, अच्छे से रीड करना, वैसे मैंने कल भी पढ़ाया था सब। अब आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कार्बन शो करता है। क्या होता है आइसोमेरिज्म में? आइसोमेरिज्म में आपको ना अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाई देंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है ब्यूटेन का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है ब्यूटेन का, C4H10। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं अभी। 4 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3। एक्चुअली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो हर कार्बन से ना 4 बॉन्ड्स निकलते हुए दिखाई देने चाहिए आपको। आप देख सकते हैं इस कार्बन से यहाँ पर एक हाइड्रोजन अंदर आ गया, एक हाइड्रोजन अंदर आ गया, एक हाइड्रोजन अंदर आ गया,
और एक इधर से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है? ऐसे इसकी तरह ये 1 2 3 और ये 4 है ना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। आप गिन सकते हैं, एक बार काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, C4 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, C4H10। तो भाई लोग आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्यूटेन है इसमें आपने क्या देखा, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब इसी का दूसरा वाला रूप देखते हैं, आइसोमर। यहां पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। मैंने करा क्या है, सिर्फ इस वाले कार्बन को ना हटाकर बीच में जोड़ दिया है ताकि चेन ब्रांच हो जाए। पहले चेन स्ट्रेट थी, अरे भाई अब कैसी हुई चेन ब्रांच हो चुकी है। तो शौर्य में कह रहे हाइड्रोजन भी तो वैलेंसी वही होगी। हाँ तो बिल्कुल इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ जुड़े हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसकी कंडेंस बना दिया, थोड़ा चिपका कर बना दिया है। वरना ये है कैसे, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर एक इधर, ऐसे चल रहा है मामला। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, 1 2 3 और ये चौथा। हर कार्बन की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड है। आप देख सकते हैं। अब जरा ध्यान से बताइए, इसमें कितने हाइड्रोजन चमक रहे हैं आपको? 1 2 3 4 कार्बन। हाँ सॉरी, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 1 10। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। बस यही आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ग्रेविड स्ट्रक्चर। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद था, आइसोमर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, है ना। आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। बात समझ आ गई? तो आइसोमर्स क्या होते हैं समझ गया। और आइसोमर्स शो करने की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? पक्का समझ गया अच्छे से? ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और बस यही है, बाकी तो कुछ खास है नहीं। अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरुआत करेंगे, जहां मैंने कल छोड़ा था वहीं से अब शुरू करने आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए भाई, हमारी आज की जो शुरुआत हो रही है, अब नए मतलब अगले टॉपिक की जो शुरुआत हो रही है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहीं से ये तय होगा कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पर मैं आपको सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक समरी बता दूंगा और उसके बाद उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जब मैं बात करने जाता हूं तो मुझे समझ में आता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मुझे पढ़ना है वो आता है हाइड्रोकार्बन्स। क्या आते हैं? हाइड्रोकार्बन। एंड एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही झलक रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। भाई कार्बन तो होगा ही होगा, उसके बिना तो ऑर्गेनिक ही नहीं होगा, है ना। लेकिन उसके अलावा और क्या है? हाइड्रोजन है, बस और कुछ नहीं। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दिस मच इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है और कुछ नहीं। सही है? अच्छा, तो हाइड्रोकार्बन्स जिनको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा? HCs। बुक में नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ये मैं अपने टाइम बचाने के लिए लिखूंगा। जैसे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए OCs लिखा है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के लिए मैं अगली बार से HCs लिखूंगा। हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स खुद 2 प्रकार के होते हैं, बल्कि मैं कहूं तो एलिफेटिक और एरोमेटिक होते हैं। बट अभी हाँ दिया हुआ है में, देखिए ये एक तो एलिसाइक्लिक है। ठीक है, एलिसाइक्लिक और साइक्लिक। नाम से समझ मारा होगा, साइक्लिक में क्लोज्ड चेन होती है, साइक्लिक में क्लोज्ड चेन होती है, भाई रिंग्स वगैरह होती है ना, क्लोज चेन्स या रिंग्स होती है बेसिकली। और एलिसाइक्लिक जो होती है वो स्ट्रेट या ब्रांच चेन्स होती है, स्ट्रेट या ब्रांच चेन्स होती है। इसमें चेन्स रिंग की फॉर्म होती है, क्लोज चेन्स होती है, बंद होती है चेनें। इसमें क्या होता है? स्ट्रेट या ब्रांच चेन्स होती है, लेकिन क्लोज्ड नहीं होंगी। बात समझ आ रही है सबको? हाँ एलिफेटिक, सॉरी मैंने धोखे से एलिसाइक्लिक लिया है, धन्यवाद। ये एलिफेटिक होते हैं बच्चे, है ना। वो बोला सही था, एलिफेटिक लिखते वक्त गलती कर दी। एलिफेटिक कौन से है बच्चे? जिनमें स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होती है। और साइक्लिक मैंने बताई दिया क्लोज चेन होती है। ठीक है, तो एक तो ये आ गए एलिफेटिक वाले जिनको ओपन चेन कंपाउंड्स भी कह रहे हैं, और साइक्लिक वाले तो पता ही है आपको, क्लोज चेन्स होती हैं।
अब ये जो एलिफेटिक वाले हैं ना, इनको फर्दर इन्होंने दो हिस्सों में बांटा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड वालों में क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, इसमें फर्दर दो प्रजातियां आ गई, मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो सकता है और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, डबल या ट्रिपल है तो वो अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसको एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन, है ना, ये एल्केन्स होते हैं। और जो डबल या ट्रिपल वाले होते हैं इनको बोलते हैं एल्कीन्स। जो डबल बॉन्ड वाला है वो एल्कीन्स कहलाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। एल्केन्स कहते हैं किसको? सिंगल बॉन्ड वाले को, सैचुरेटेड होता है ये। और जो डबल बॉन्ड वाला होता है वो अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब जितने कार्बन होंगे ना हाइड्रोजन के डबल से दो ज्यादा होंगे। यशिका जी, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन के डबल से दो ज्यादा आएंगे। एल्कीन्स में जनरल फॉर्मूला निकल के आता है CnH2n। जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। और एल्काइंस में क्या होता है, जितने कार्बन है ना उसके डबल से दो कम हाइड्रोजन होंगे, CnH2n-2। जितने कार्बन है उसके डबल से दो कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी, मैं एल्केन से एल्कीन की तरफ बढ़ा और एल्कीन से एल्काइन की तरफ बढ़ा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि एक एक बॉन्ड बढ़ रहा है। ठीक है, और हर एक बढ़ता हुआ बॉन्ड, भाई सिंगल का बॉन्ड डबल हुआ तो एल्कीन हो गया, डबल से वो ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन हो गया। हर एक बढ़ता हुआ बॉन्ड दो हाइड्रोजन कम करा रहा है। आप चेक करिए, यहाँ पर यहाँ फॉर्मूला था CnH2n+2, यहाँ CnH2n हो गया, दो हाइड्रोजन कम हो गई। अब इससे इसमें आने में भी देखो दो हाइड्रोजन फिर कम हो गई। क्यों? हर एक बढ़ता हुआ बॉन्ड दो हाइड्रोजन क्यों कम कर रहा है? क्योंकि जैसे यहाँ एक बॉन्ड लगेगा ना तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी उस बॉन्ड से, और इस कार्बन की भी, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों का कम हो जाएगा। ऐसे ही जब डबल से फिर ट्रिपल की तरफ बढ़ोगे फिर क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बढ़ रहा है तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी उस बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है और उस कार्बन की भी, तो इसका भी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, उसका भी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक और एक दो हो गए। समझ में आ रहा है? इसलिए जैसे ही आप एल्केन से एल्कीन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक बॉन्ड बढ़ेगा मगर साथ ही दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। एल्कीन से एल्काइन की तरफ बढ़ते हुए भी आप यही देखोगे कि एक बॉन्ड तो बढ़ेगा लेकिन दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स? CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? और ये जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्मूला मतलब आप उस फॉर्मूले से पूरा का पूरा ग्रुप निकाल सकते हैं, मतलब आप पूरा का पूरा एल्केन्स निकाल सकते हैं, चाहे कोई सा भी एल्केन निकालना हो। अगर आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा एल्केन होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं तो आप क्या करोगे, आप एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखोगे CnH2n+2, उसमें N की जगह 5 लिख दोगे क्योंकि आपको 5 कार्बन वाला एल्केन चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन कितना है इसमें, 2 5 जा 10 +2 12, तो C5H12 पेंटेन। ये वो एल्केन है जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। समझ में आया? ऐसे ही आप कोई सा भी एल्केन निकाल सकते हो अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है। एल्कीन भी निकाल सकते हो, एल्काइन भी निकाल सकते हो। मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूं, अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पे क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, और कुछ नहीं होता। मौलिक भाई एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन और कार्बन ही है और कुछ नहीं है तो इसमें भी और कुछ फर्दर सब टाइप्स होती है क्या? हाँ, या तो चेन स्ट्रेट या ब्रांच हो सकती है जिसको बोलते हैं एलिफेटिक, है ना, क्या बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, दूसरी चीज क्लोज चेन वाले भी तो होते हैं, जिनको क्या होते हैं? साइक्लिक, है ना। हमारे सिलेबस में जो मेनली है वो कौन से एलिफेटिक वाले हैं। साइक्लिक वालों में हल्का सा थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं है हमारे में, ये 10th में ना अभी, इस वजह से। ठीक है, तो अब मुद्दे पे क्या लौटते हैं हम। एलिफेटिक वालों को मैं फर्दर कैटेगरी वाइज बांटता हूं तो मुझे पता चलता है कि इनको भी दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, मतलब स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स को भी दो कैटेगरीज में बांट सकते हो। कौन कौन सी? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वालों में क्या होता है यार भाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वालों में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड वालों में जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको एल्केन्स बोलते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वहीं डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स बोलते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्काइंस
ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, इनमें जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n-2, है ना, दो हाइड्रोजन का होते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया अच्छे से। एक और बात, एल्केन्स को प्यार से पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनमें, है ना। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो बॉन्ड आयनिक होता ही, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के बताए थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो इनमें सिंगल सबसे स्ट्रॉन्ग है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, मैं मानता हूँ, आयनिक के मुकाबले कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा खासा वीक होता है, काफी वीक होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं कमजोर लोगों में तुलना कर रहा हूं तो उनमें सबसे ताकतवर कौन है ये देख रहा हूं मैं। अंधों में कान्हा सरदार कौन? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं समझ आया? कहावत है अंधों में कान्हा सरदार, है ना। कि छोड़ो, हम मुहावरे पढ़ने थोड़ी बैठे हैं, पर हमें मुद्दे की बात पर ध्यान रखना है। और मुद्दे की बात क्या है कि जब मैं ये बोलता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक है, तो वो है अनडाउटेडली कोवेलेंट बॉन्ड्स वीक होते हैं, लेकिन उनमें भी सिंगल, डबल और ट्रिपल जो है, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सिंगल, है ना। सिंगल वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो इसीलिए, और जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक कोई नई चीज आके रिएक्ट कर नहीं पाएगी। यानी कि एल्केन्स के अंदर जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो टूटते नहीं है, आराम से रिएक्शन नहीं हो पाती है। दैट मीन्स निधि जी, एल्केन्स की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स, है ना। तो एल्केन्स आका पैराफिन्स, also known as short way. Alkanes are also known as paraffins due to less reactivity. समझे नहीं समझे? और लेस रिएक्टिविटी क्यों आ रही है? बिकॉज कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू डबल एंड ट्रिपल। एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी बोलते हैं। एल्कीन्स को क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स। क्यों? क्योंकि ऑयल फॉर्मर्स होते हैं ना, ड्यू टू ऑयल फॉर्मिंग कैपेबिलिटीज। ध्यान रखना, इनके कुछ अलग नाम दिए गए हैं, कैपेबिलिटीज, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, इसके अलावा आपको एल्काइंस का ऐसा कोई नया नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम भी नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह मैंने बता दिया था। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो मैंने समझा दिया। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैं अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ा है? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। हाइड्रोकार्बन फिर से एक बार समझ लो, हाइड्रोकार्बन को फर्दर कैसे बांटा? स्ट्रेट चेन वाले एलिफेटिक, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन वाले एलिफेटिक, और क्लोज चेन वाले साइक्लिक। उसमें ज्यादा डिटेल डिस्कशन अपने में है नहीं, उसमें वैसे होते हैं दो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। लिख दूं क्या? लिखा हुआ आपके बुक में होना तो चाहिए, है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है अपने सिलेबस में, एलिसाइक्लिक थोड़ा बहुत हैवी डिस्कशन। एरोमेटिक का बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। नाम से समझ में आ रहा है, एरोमेटिक, अरोमा होता है इनके पास, एक खुशबू होती है। जैसे आपने देखा होगा, वो यूज करते हो आप लोग, कबर्ड्स वगैरह में रखते हैं ना, हमारी मम्मी वगैरह रखती है नेफ्थलीन बॉल्स। वो नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो सब क्या है? वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। क्या है वो? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर अरोमा होता है, खुशबू होती है, समझे। और फिनाइल, फिनॉल्स, ये भी क्या होते हैं? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एलिसाइक्लिक में चेन क्लोज तो है, पर इनके पास कोई पर्टिकुलर अरोमा नहीं होता। जनरली इनके अंदर बॉन्ड्स सिंगल दिखाई देते हैं, जनरली डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वो ऑल्टरनेशन में नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऑल्टरनेशन में हुआ तो फिर वो एरोमेटिक आ जाएगा। ज्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ना है, ये अपने में नहीं आते हैं, 10th क्लास में नहीं आते थे, 11th और 12th में आएंगे आपके में भर भर के। अभी अपने में इतना ज्यादा नहीं है, अपने में ज्यादा फोकस किस पे मारा गया है? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन वालों पे, ठीक है। अब मुद्दे पे लौटते हैं भैया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स में आपने हाइड्रोकार्बन्स में ही इतना कुछ पढ़ा दिया, इसके अलावा और भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं। इसके आगे आता है एल्कोहल। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे थे छोटे भाई? हाइड्रोकार्बन, उसमें ही इतनी प्रजातियां निकल आई, है ना। अब आएगा एल्कोहल। एल्कोहल्स क्या होते हैं? इससे पहले कि मैं एल्कोहल्स पढ़ाऊं, मुझे एक जरूरी बात बतानी है आप लोगों को। किसी भी एल्केन में से मैंने क्या कहा? एल्केन। ज्यादा एल्केन कौन होता है? वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है ना। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड्स सिंगल है, तो इसको बोलते हैं आप एल्केन। अगर ऐसे एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन आइटम हटा दिया, तो आपको एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना बस।
क्या मिल जाएगा? एल्काइल ग्रुप, जिसको हम जनरली आर से डिनोट करते हैं। आर के आगे भैया आपने डैश क्यों लगाया है या माइनस क्यों लगाया है? माइनस नहीं बेटा, वो डैश ही है, वो एक अनसेटिस्फाइड वैलेंसी दिखा रहा है। आप समझो ना, जैसे मैंने कोई एल्केन पकड़ लिया, ये है जैसे, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि अगर एक कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड हम मिथ लगाते हैं, 2 कार्बन होंगे तो एथ लगाते हैं, 3 होंगे तो प्रॉप लगाते हैं, है ना? ये मैं बताऊंगा अभी आगे चल के जब नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? मीथेन। और अब मैं इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, है ना, तो ये क्या बनाएगा? -1 हाइड्रोजन एटम। सुन रहे हो? एक हाइड्रोजन एटम अगर आप छीन ले इससे, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथाइल ग्रुप। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। और आप खुद सोचो, अब इसकी वैलेंसी तो अनसेटिस्फाइड है, इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो ये इस वाले पॉइंट से कहीं भी जाके जुड़ सकता है, किसी भी चेन में जाके जुड़ सकता है। यही खासियत है एल्काइल ग्रुप्स की कि उनकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होने की वजह से वो कहीं पे भी जाके जुड़ जाते हैं। और इससे फिर वो क्या करते हैं पता है? स्ट्रेट चेन में ब्रांचेस ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी आइसोमर्स में सिखाया था आपको, लास्ट वाला कार्बन हटा के मैंने वो क्या करा था, ब्यूटेन का आइसोमर लिखा था ना अभी, तो क्या करा था, उस कार्बन को वहां से लास्ट में से हटा के बीच में जोड़ दिया, तो चेन ब्रांच हो गई थी। तो आइसोमर्स ऐसे बन जाते हैं। दूसरी चीजें जुड़ सकती है इस पे, जैसे अभी एल्काइल ग्रुप है। अब इस एल्काइल ग्रुप में वैसे इसका नाम क्या हुआ? मीथेन में से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटाया तो क्या बन गया? मिथाइल। ऐसे ही अगर आप इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले और फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लेते हैं। भैया अगला फंक्शनल ग्रुप या अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप कौन सा आता है? एल्कोहल। एल्कोहल कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन की चेन में OH जुड़ा होता है। और जब मैं कार्बन की चेन बोलूंगा तो आपको समझना होगा मैं एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एल्काइल ग्रुप की। भाई खुद समझिए, अगर एल्केन है तो उसमें तो कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना, कुछ नया जोड़ने के लिए गुंजाइश ही कहां है? नहीं है। इसलिए क्या करोगे? एक हाइड्रोजन हटाओगे तभी उसमें कुछ नया जुड़ पाएगा। और जैसे ही आपने एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, वो तुरंत क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप बन गया। क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप। अब इस एल्काइल ग्रुप में आपने अगर OH जोड़ दिया, मतलब कार्बन की चेन में कहीं OH जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। याद रखना, मैं OH नेगेटिव आयन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी चीज में, किसी भी कंपाउंड में OH नेगेटिव आयन है ना, तो वो बेस होता है। समझे आर्यन भाई? लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH नाम का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फिर वो एल्कोहल होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वो OH नेगेटिव आयन था, आयनिक बॉन्ड्स, समझ लो, वो क्या था? OH नेगेटिव आयन, तो वो क्या बना देगा? बेस। जबकि ये OH फंक्शनल ग्रुप है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये क्या बना देगा? एल्कोहल। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH नाम का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। और पता है क्या, इसके नाम के लास्ट में OL लगाते हैं। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ऑल। नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं? ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल। यहां से आगे देखो, है ना, समझ आ रहा है? तो एल्कोहल क्या होता है? क्लियर हो गया? एल्कोहल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन की चेन में OH दिखाई देता है। ऐसे ही अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप आता है एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं? इनके नाम के लास्ट में ना अल आएगा। क्या आएगा? अल। जैसे एल्कोहल के नाम के लास्ट में OL आता है, ऐसी एल्डिहाइड के नाम के लास्ट में AL आता है, अल आता है। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है कार्बन की चेन में CHO जुड़ा हुआ होता है, तो नाम के लास्ट में क्या लगा दोगे? AL, अल। AL, अल। मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, अल। समझ आ गया भैया? ये CHO लिखा हुआ, हाँ CHO लिखा होगा, या फिर ऐसे लिखा होगा। कैसे लिखा हुआ? ऐसे। एक कार्बन होगा, उस पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी, और उसी कार्बन पे एक तरफ तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, उस कार्बन के एक साइड तो कार्बन की चेन होगी, दूसरी साइड हाइड्रोजन होगा। सही है, बहुत ध्यान से प्यार से सुनिए। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, उसके एक साइड में तो कार्बन की चेन है, दूसरी साइड में ना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए।
जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके एक साइड कार्बन की चेन होगी, दूसरी साइड हाइड्रोजन होगा, तो हो गया ना CHO, और इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड, जिसके नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं, अल। इसी का एक सौतेला भाई आता है, हम उसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। ये कीटोन के नाम के लास्ट में ओन लगाते हैं, ओन। क्या लगाते हैं, ओन। एल्कोहल के नाम के लास्ट में क्या लगाते थे, OL। एल्डिहाइड के नाम के लास्ट में क्या लगाते थे, अल। कीटोन के नाम के लास्ट में लगाते हैं कीटोन। भाई कीटोन की पहचान कैसी होती है, एल्डिहाइड जैसा ही है ये भी, बस फर्क इतना है कि इसमें क्या होता है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है ना, उसके इधर भी कार्बन की चेन होती है और उधर भी कार्बन की चेन होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या समझ आ रहा है, एल्डिहाइड में जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी उसकी एक तरफ तो कार्बन की चेन थी लेकिन दूसरी साइड हाइड्रोजन थी। इसमें क्या है, कीटोन में जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, उसके दोनों साइड क्या होता है, कार्बन की चेन होती है। और भैया आपने एक तरफ तो R लिखा है, एक तरफ R' लिखा है। हाँ, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो सकता है इधर 2 कार्बन एटम हो, उधर 3 हो या 4 हो, इसलिए R' लिखा है। सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हमने पहले से जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बताते हुए चलना पड़ेगा ना कि जरूरी नहीं कि सेम ही हो, इसलिए R' लगाया है। मैंने आपको कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा दिए, जरा रिवाइज करवाइए। सबसे पहले भी आपने हमको पढ़ाया हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होती है। आप इधर देखो, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी चीजें, ऑक्सीजन आ गया, देखो देखो, है ना। तो ये वाले जो है इनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन मिलेगी, उसके अलावा कुछ और हुआ तो फिर वो और बिरादरियां हो सकती हैं, वो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, मुद्दे की बात ये निकल के आती है मुंबई कार्तिक भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले मैंने पढ़ाया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है भैया, हाइड्रोकार्बन को फर्दर हमने कैटेगराइज करा तो नितीश जी हमें क्या देखने को मिला कि ये या तो स्ट्रेट और ब्रांच चेन वाले हो सकते हैं, मतलब खुली चेनें हो सकती हैं, या फिर क्लोज चेन हो सकती है। अगर क्लोज चेन से तो वो साइक्लिक है, उसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आते हैं, है ना। कभी बाद में देखेंगे अगर जब हमारे सिलेबस में आएंगे, तो अभी तो नहीं है फिलहाल ज्यादा इनके बारे में, थोड़ा बहुत है वो बता दूंगा अभी आने वाले टाइम में। अगर चेन्स ओपन है तो वो या तो उसको बोलते क्या है, एलिफेटिक, है ना। और ऐसी कंडीशन में या तो चेन्स स्ट्रेट होती है, ब्रांच्ड होती है। इसको फर्दर कैटेगराइज करा तो पता चला कि ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इन्हें प्यार से एल्केन्स या पैराफिन्स कहते हैं, क्योंकि लेस एक्टिव होते हैं तो पैराफिन्स बोल देते हैं। और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+। अनसैचुरेटेड वाले क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, जनरल फॉर्मूला CnH2n बस, है ना। और इसके उसका दूसरा नाम क्या है, ओलेफेंट्स, क्योंकि ये ऑयल फॉर्मर्स होते हैं, ऑयल बना सकते हैं। एल्काइंस कब आते हैं, जब कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। एक बात और बतानी चाहिए थी मुझे, मैं बता देता हूँ, अभी आगे तो सीखेंगे ही। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये कैसी रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन करते हैं ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है डिटेल में बताऊंगा अभी आने वाले टाइम में, फिलहाल शॉर्ट में कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी है। जो भी नई चीज आई है ना जोड़ने के लिए, वो पुरानी जुड़ी हुई चीज को हटाएगी तभी उसकी जगह बैठ पाएगी, क्योंकि इसमें गुंजाइश ही नहीं है, चीजें सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो सिंगल बॉन्ड जब टूटेगा तो पुरानी चीज हटेगी, तभी नई चीज उसकी आगे जगह आके बैठेगी। लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा नहीं है, वो बॉन्ड एक टूट भी जाएगा ना, तब भी दूसरे बॉन्ड से तो पुरानी चीजें जुड़ी रहेंगी। तो यहाँ पर जो नई चीज आती है वो पुरानी को हटाकर नहीं बैठती, कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्टमेंट करके बैठ जाती है। समझ में आ गया, खेल समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये वाली बेंच है, इस पे हाउसफुल मामला हो रखा है, अब कोई नया बच्चा इस पे नहीं बैठ सकता है। अगर जबरदस्ती बैठना है, जैसे मान लिया आराध्या जी को इनके साथ बैठना है, दोस्त है इनकी, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी एक को हटाना पड़ेगा, चाहे प्रतिष्ठा जी को या राधिका जी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब आराध्या जी बैठ पाएंगी। ये कौन सी रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहीं आरब भाई, अगर यहाँ थोड़ी गुंजाइश होती, जैसे जब प्रतिष्ठा जी आई थी तब यहाँ गुंजाइश थी, तो बिना किसी को हटाए यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके ही बैठ गई। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स, ये क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं मुंबई, ये कह दिया आपने RXN, अरे भाई वो रिएक्शन का शॉर्टकट लिखा यार। और जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों ही, है ना मौलिक भाई, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों ही क्या करते हैं बच्चे, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मतलब इनके पास मौका है ना कॉम्प्रोमाइज करने का, एडजस्टमेंट करने का, तो ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। क्या बोलती पब्लिक, समझ में है क्या,
अरे बताइए, आगे सबको अच्छे से समझ में? ठीक है भाई सर। अच्छा, आपको इधर वाले फंक्शन ग्रुप समझ में आ गए? मैंने क्या कहा, अगर किसी एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन एटम हटा देते हो तो क्या बनता है? एल्काइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है? एल्काइल ग्रुप। याद रखना, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। और अब ये तैयार है कहीं पे भी जाके जोड़ने के लिए या अपने में कुछ भी जोड़ने के लिए, क्योंकि इसकी भी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है ना, तो उसे सेटिस्फाई करना चाहेगा। उसके लिए ये किसी से जुड़ भी सकता है, किसी को अपने में जोड़ भी सकता है। अगर किसी एल्काइल ग्रुप में OH जुड़ गया तो अल्कोहल बन जाएगा और उसके नाम के लास्ट में OL लगाएंगे, है ना। अगर किसी एल्काइल ग्रुप में CHO जुड़ गया, लाइक दिस, ये देखो एल्काइल ग्रुप में कार्बन की चेन में CHO जुड़ गया तो वो क्या हो गया? एल्डिहाइड, और नाम के लास्ट में क्या जाएगा? आल आ जाएगा। अगर किसी भी कार्बन की चेन में एक कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके एक साइड कार्बन की चेन है और दूसरी साइड हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड था। लेकिन जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर उसके दोनों साइड कार्बन की चेन आ गई, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस कार्बन के दोनों साइड कार्बन ही कार्बन है तो फिर वो कीटोन है और उसके नाम के लास्ट में ONE लगेगा। सही है। अब आते हैं सबके पिताश्री, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पिताश्री आ गया, जिनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे तगड़ा फंक्शनल ग्रुप है ना। और इसके नाम के लास्ट में होता है OIC एसिड। क्या? OIC एसिड, है ना। क्या लगता है इसके नाम के लास्ट में? OIC एसिड। क्या लगता है? OIC एसिड। भैया इसकी पहचान कैसे होगी? आप R मतलब कार्बन की चेन में COOH लिखा हुआ मिलेगा आपको तो आप कहोगे कि हाँ वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और नाम के लास्ट में क्या लगेगा? OIC एसिड। जगह नहीं है इसमें, नेक्स्ट लाइन बताऊं, आप इसके आगे इतना और स्पेस लगता है, OIC के बाद स्पेस है। जैसे इथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, OIC एसिड लगता है। इथेनोइक एसिड को भली भांति जानते हैं आप, सिरका जिसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, विनेगर, है ना। वो क्या होता है? इथेनोइक एसिड होता है। वो एक तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर्मूला पढ़ा ही आपने, CH3COOH, अभी बनाया था ना कॉल मैंने थोड़ी देर पहले, है ना, मतलब बहुत पहले बनाया था, पढ़ा हमने अभी था थोड़ी पहले। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का खेल समझ आ गया? क्यों भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के लास्ट में क्या लगता है? OIC एसिड। और पहचान कैसे होगी? RCOOH। भैया ये तो आपने शॉर्ट में लिख दिया, इसका डिटेल डिस्कशन करो जैसे यहाँ करा था। लो झेलो फिर। ये देखो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके एक तरफ तो कार्बन की चेन है, दूसरी साइड OH होगा, तभी तो COOH बनेगा। समझ में आया? तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके एक तरफ कार्बन की चेन हो और दूसरी साइड हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड कार्बन कार्बन, कीटोन। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसकी एक तरफ कार्बन की चेन है लेकिन दूसरी साइड OH है तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हाँ भैया, ये जो दिख रहा है ना, ये तीनों में कॉमन है। C डबल बॉन्ड O वाली लिंकेज जो है इसे कार्बोनिल लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल लिंकेज, है ना, या कार्बोनिल ग्रुप कह लो। तो जो कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया है इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। क्या बोलते हैं भाई? कार्बोनिल। है तो नहीं, सिलेबस में बता दिया है एक्स्ट्रा, आगे जाके कभी मिलेगा आपको 11वीं 12वीं में। क्या लिंकेज बोलते हैं इसको? कार्बोनिल लिंकेज। किसमें मिलती है? एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने को मिलती है। लेकिन मेनली जिक्र किसका होता है कार्बोनिल नाम पे? एल्डिहाइड और कीटोन। बोर्ड पे जितना भी दिखाई दे रहा है सब समझ में आ गया क्या अच्छे से? दो और भी फंक्शनल ग्रुप्स है, ईथर है और हैलाइड है, ये भी पढ़ लेते हैं लगे आप। ईथर क्या होते हैं? ईथर अभी कीटोन पढ़ा ना आपने, कीटोन में क्या था? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसके दोनों साइड कार्बन थे। अगर मैं बीच में ऑक्सीजन रख दूं, ईथर, ETHER, ध्यान से सुनना। ईथर्स क्या होते हैं भाई? ईथर्स भी ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या होता है कि ROR, समझ रहे हो? मतलब बीच में ऑक्सीजन आ गई सिंगल बॉन्ड लगा के, उसके इधर भी कार्बन की चेन है और उधर भी कार्बन की चेन है, बीच में ऑक्सीजन और उससे सिंगल बॉन्ड से दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। याद रखना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इतने बड़े बैच में किसी को पता ही नहीं हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है। शांत क्यों हो जाते हो फिर? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वहीं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 6 नहीं होती है। 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी तो 2 होती है ना। गरीबों वाली बात मत करो यार, शौर्य भाई, शोभा नहीं देती। नाम भी इतना अच्छा आपका शौर्य,
उसकी कमी दिख रही है मुझे। खैर मुद्दे पे आते हैं। ओम भाई क्या बोला तुम्हें? हाँ, वैलेंसी। ये वैलेंसी का जिक्र हमने क्यों करा अभी? इसलिए करा ताकि आपको समझ में आए कि ऑक्सीजन कभी भी दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब वो चाहे दो अलग अलग सिंगल बॉन्ड बना ले या एक ही साइड डबल बॉन्ड बना ले, इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि उसका पेट भर जाता है दो रोटी में, मतलब दो बॉन्ड में स्टेबल हो जाता है वो। हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता कभी भी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी वैलेंसी होगी उसी के हिसाब से बॉन्ड बनेगा। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कभी भावुक होके कार्बन से 5 बॉन्ड मत निकाल देना, याद रखना इस बात को। कार्बन से सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड्स ही निकलेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन से सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड से निकलेंगे, चाहे वो 2 सिंगल हो या 1 डबल हो, 2 ही निकलेंगे। भैया यहाँ तो 4 कार्बन पे है, वो 1 2 3 4 वो कार्बन पे है। ऑक्सीजन के थ्रू कितने आ रहे हैं? 2 ही तो आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती है। ऐसी हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। सुन मेरे, एक सवाल पूछो। एल्कीन से एल्काइंस में मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए होंगे? जैसे एल्केन्स में ये मीथेन है मेरा, है ना, एल्केन्स में मीथेन है, क्योंकि कार्बन, एक कार्बन से भी सारा काम हो गया। एल्कीन से एल्काइंस बनाने हैं तो आपको कितने कार्बन चाहिए होंगे? भाई एल्कीन और एल्काइन ये है क्या? भैया हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर आप एक कार्बन एटम से एल्कीन या एल्काइन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको डबल बॉन्ड बनाना है, और ये हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो एक कार्बन से ही अगर आप एल्केन बनाओगे तो बन जाएगा, बाकी चारों हाइड्रोजन हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक कार्बन एटम से मैं एल्कीन या एल्काइन बना लूं, भाई बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं आप। क्योंकि अगर आप एक कार्बन के आइटम से एल्कीन या एल्काइन बनाना चाहते हो, तो आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन के साथ वो बना नहीं सकता। तो इसका मतलब आपको दूसरा कार्बन एटम चाहिए ही चाहिए होगा। इसलिए सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन है, लेकिन सिंपलेस्ट एल्कीन मीथेन नहीं है, इथीन है, 2 कार्बन वाला। ऐसे सिंपलेस्ट एल्काइन इथाइन है, मिथाइन नहीं होता, मिथाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मीथेन और मिथाइन जैसा कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता वंश भाई? क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम ही चाहिए। हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, सिंगल बॉन्ड बना सकता था, इसलिए मीथेन एग्जिस्ट करता है। मीथेन और मिथाइल एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आ गया? सिंपलेस्ट एल्केन, सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन, मीथेन, सिंपलेस्ट एल्कीन इथीन, 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 2 कार्बन वाला इथीन, इथीन, इथीन। समझ में आ गया? इतना जोर दे दे के बोल रहा हूं। सिंपलेस्ट एल्काइन इथाइन, इथाइन, ETHYNE है ना, मिथाइन नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता वो। तो 2 कार्बन वाला एल्कीन और एल्काइन सिंपलेस्ट है, और एल्केन्स में 1 कार्बन वाला। कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो गई? पक्का पक्का। मैंने आपको ईथर पढ़ाया अभी भैया, जैसे आपने हमको बताया अल्कोहल के नाम के लास्ट में ओएल लगाते हैं, एल्डिहाइड के नाम के लास्ट में अल लगाते हैं, कीटोन के नाम के लास्ट में ओन लगाते हैं। कहाँ बताया? बताना भूल गए, यहाँ बता देता हूँ, बात नहीं है ना। नाम के लास्ट में क्या आता है? ओन आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के लास्ट में ओई एसिड आता है। ईथर के नाम के लास्ट में क्या आता है? वो बताया नहीं, बता रहा हूँ। इसका नाम थोड़ा अजीब होता है, इसका नाम आता है एल्कोक्सी एल्केन, जैसे मिथॉक्सी मीथेन, इस तरीके से एल्कोक्सी एल्केन। क्या आता है बच्चों उसका नाम? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब क्या आता है इसका नाम? एल्कोक्सी एल्केन। बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुन लो। एल्कोक्सी एल्केन, क्या नाम आता है इसका? एल्कोक्सी एल्केन। बच्चे एल्कोक्सी क्या होता है ये देखिए, एल्कोक्सी एल्केन है ना। जो इन दोनों में से जो लंबी चेन होगी ना, जिसमें ज्यादा कार्बन आइटम्स आ रहे होंगे, वो तो बनेगा एल्केन वाला पार्ट, और जिसमें कम होंगे वो बनेगा एल्कोक्सी वाला पार्ट। बाकी मैं अभी नेमिंग पे जाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसे कोई भी ईथर का नाम कैसे करते हैं? इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन है, तो जिस कार्बन चेन में ज्यादा एटम्स होंगे कार्बन के, जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, वो तो बनेगा एल्केन वाला पार्ट, और जिसमें कम होंगे वो बनेगा एल्कोक्सी वाला पार्ट। ठीक है, बाकी और अच्छे से समझाऊंगा अभी। इसका एग्जांपल दे देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझाएगा। जैसे मान लो मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाले को तो मैंने प्रोपेन बोल दिया, एल्केन वाला पार्ट बन गया, कम वाले को एल्कोक्सी बोल दिया। इसके अलावा एक फंक्शनल ग्रुप और आता है हेलाइड या हेलो एल्केन्स। क्या कहते हैं इनको? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। इसमें क्या होता है? कार्बन की चेन में ना हेलोजन जुड़ जाता है, हेलोजन। एक्स क्या है?
एक्स इज हेलोजन। हेलोजन तो सुनहला सुनहला सा लग रहा भैया, कहीं तो सुनहला है इसे हेलोजन को। हेलोजन कौन होते हैं? 17 ग्रुप के एलिमेंट जिनकी वैलेंसी -1 होती है, क्योंकि उनके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। दोनों होशियार एक ही काम कर रहे हैं। हाँ भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी लगा तो वो हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे फ्लोरीन जुड़ा तो क्या कहूंगा? फ्लोरो। क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा तो आयोडो। मान लो पेंटेन था मेरे पास, उस पेंटेन में, पेंटेन मतलब 5 कार्बन वाला एल्केन था, है ना, और उसमें मैंने क्या कर दिया? ब्रोमीन जोड़ दिया तो ब्रोमोपेंटेन, आयोडीन जोड़ दिया तो आयोडोपेंटेन, क्लोरीन जोड़ दिया तो क्लोरोपेंटेन, फ्लोरीन जोड़ दिया तो फ्लोरोपेंटेन। समझ में आया? तो इसका नाम ऐसे देते हैं हेलो एल्केन। इसके नाम में नाम छिपा है इसका, हेलो एल्केन। इसको प्यार से हाइलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलाइट्स। इसी के साथ सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपको पढ़ने हैं उनका एक शॉर्ट डिस्कशन हो गया है। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सांस वास ले लीजिए। देखिए भाई, हमारा अगला टॉपिक आ रहा है होमोलोगस सीरीज, है ना। बहुत ही प्यारा सा और आसान सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। होमो मतलब होता है सेम, तो होमोलोगस सीरीज जो है ना, वो एक सीरीज है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चरल या सिमिलर फंक्शनल ग्रुप टाइप वाले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखे जाते हैं। अब क्योंकि इनका, मैंने अभी थोड़े पहले क्या बताया आपको, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये डिसाइड होता है उसके फंक्शनल ग्रुप से। तो अगर होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स की फंक्शनल ग्रुप या स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। सही है? तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have different molecular formula but similar structural formula। सेम तो नहीं बोला मैंने, मिलती जुलती होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। और क्योंकि इनका सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया? अब मैं बुक की वाली डेफिनेशन पढ़ता हूँ, मैंने अपनी तरफ से तो समझा दिया, इनकी भी सुन लो। ये कह रहे हैं होमोलोगस सीरीज जो होती है वो क्या होती है, सुनिए। A homologous series is a group of organic compounds represented by the same general formula। जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, एंड हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, क्या सुना आपने अभी भी? होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एक सीरीज है जिसमें आपको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिखाई देंगे उनका सबका जनरल फॉर्मूला एक ही होगा। जैसे एल्केन्स का, सारे एल्केन्स का एक ही जनरल फॉर्मूला था, और वो क्या था? CnH2n+2। सारे एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला एक ही था, CnH2n। सारे एल्काइंस का एक ही जनरल फॉर्मूला था, वो था CnH2n-2। सही है? तो होमोलोगस सीरीज क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है जिज्ञासा जी बच्चे? सबका जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मॉलिक्यूल, लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? और एक बहुत जरूरी बात बोल के गए थे ये अभी, मैं अलग अलग होमोलोगस सीरीज बना के दिखाता हूं आपको। वैसे होमोलोगस सीरीज में क्या बोला? सिमिलर स्ट्रक्चर होती है ना, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, फंक्शनल ग्रुप भी सिमिलर ही होगा ऑब्वियसली। स्ट्रक्चर बोल दिया था सेम, तो उसमें वो आ गया आपका फंक्शनल को ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ये रहता है। अब जैसे मैं एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज तैयार करके दे रहा हूं आपको। एल्केन्स, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बताऊंगा आपको। एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या बच्चों? CnH2n+2। तो इसमें आता क्या क्या है? मीथेन। क्या आता है? मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। यही बात है समझने वाली। ब्यूटेन क्या आता है? पेंटेन, फिर आता है हेक्सेन, फिर आता है हेप्टेन। ठीक है भाई, फिर आता है ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। हाँ, यूनिडेक डूडेक आता है, बट उसको इतना आगे नहीं होती है आपके में, 8 से ज्यादा आना चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब मुद्दे की बात आती है। 1 कार्बन तो मिथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 5 6 7 8
9 पे मतलब 9 पे नॉन है ना, और 10 पे डेक। तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। सही है। ये तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से डिसाइड हो गया। यहाँ सब में एन क्यों लग रहा है? क्योंकि सबके सब एल्केन्स हैं, सब में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होगा, हुई ना सिमिलर स्ट्रक्चर। जब सब में कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है तो हुई ना सिमिलर स्ट्रक्चर। सिमिलर स्ट्रक्चर के कारण प्रॉपर्टीज भी कैसे आएंगी? सिमिलर आएंगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टीज? केमिकल। समझ में आ रहा अच्छे से? एक नई बात जो समझने की है वो ये है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, आप देख सकते हैं। वंश इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इसका फॉर्मूला होता है C3H8। कैसे पता? जितने कार्बन है हाइड्रोजन के डबल से 2 ज्यादा, तो 1 2 या 2 + 2 4 हो गया, 2 2 या 4 + 2 6, 3 2 या 6 + 2 8। चलो बताओ, कोई बोलना मत। सोनाक्षी जी, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट 4 होते हैं। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे सोनाक्षी जी बताइए? 4 2 जा 8 + 2 10, बचे डबल + 2। हाँ भाई, पेंटेन कितने कार्बन होंगे? 5 हाइड्रोजन कितने होंगे? 5 2 जा 10 + 2 12, डबल + 2 एल्केन है ना दीदी। हेक्सेन 6 कार्बन, 6 2 10 6 12 + 2 14, हेप्टेन C7H 7 12 14 + 2 16। आगे आप संभाल लेंगे ऐसी मोर्चा। मुद्दे की बात ये है, जो देखने वाली है वो ये है कि हर एक का जनरल फॉर्मूला वही जा रहा है, CnH2n + 2। यही तो बोला था, सिमिलर जनरल फॉर्मूला है, सिमिलर वो है स्ट्रक्चर है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। डिफरेंट क्या है फिर? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। भैया एल्केन्स का जो आपने हमको ये बताया है ना, जिसकी आप होमोलोगस सीरीज बोल रहे हो, ये एल्केन्स की है, तो क्या एक ही होमोलोगस सीरीज है? नहीं, हर टाइप के फंक्शनल ग्रुप के अपने अपने, हर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी अपनी होमोलोगस सीरीज है। एल्केन्स की ये है, ऐसी एल्कीन्स की बन जाएगी, ऐसी एल्काइंस की बन जाएगी, ऐसी अल्कोहल्स की बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बन जाएगी। समझो, हर एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी एक होमोलोगस सीरीज होती है। उसमें आप एक एक करके कार्बन बढ़ाते रहेंगे, आपको अगला अगला मेंबर मिलता जाएगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन भाई कह रहे हैं कि भैया सही है, मैं समझ तो गया आपकी बात को, लेकिन एक जरूरी बात आप बताना भूल गए। नहीं भूला नहीं हूं, अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो 2 सक्सेसिव मेंबर्स आ रहे हैं ना चारू जी, एक के बाद एक आने वाले, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, नहीं है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इन दोनों के बीच में देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो अगर आप वो एटम के हिसाब से देखोगे ना, तो होमोलोगस सीरीज के 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कितना अंतर आएगा? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2 ग्रुप का। इसको मिथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। CH3 क्या था? मिथाइल। अबे CH4 क्या था? मीथेन। एक हाइड्रोजन छीना तो मिथाइल बना था, एल्काइल बन गया। अगर एक और हाइड्रोजन छीन लेता हूं, मिथाइलिन। क्या बन गया? मिथाइलिन। तो स्निग्धा जी, किसी भी होमोलोगस सीरीज के 2 कॉन्जिक्यूटिव या 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कितना अंतर होता है? CH2 ग्रुप का, जिसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। और मास के हिसाब से देखो तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 12 और प्लस 2 14, यानी कि होमोलोगस सीरीज के 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में मास के हिसाब से कितना अंतर आता है? 14 यूनिट्स का, 14 AMU का अंतर आता है ना? 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का अंतर आता है, अगर मास के हिसाब से बात करूं तो। और अगर मैं एटम्स के हिसाब से बात करूं तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आता है, यानी कि मिथाइलिन ग्रुप का अंतर आता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ना, बोलिए, कुछ तो बोलिए। हाँ भाई, तो इन सब बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? जल्दी जाओ, ये दोनों बातें एक ही बात समझा रही है। क्या बता रही है निधि जी? डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव। निधि जी मजाक उड़ा रही हो? नहीं मैं कह रही हूँ स्निग्धा को समझ नहीं आया। अच्छा नहीं आया। डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स। कहाँ क्या नहीं समझ में? बताओ। आ गया ये पागल है। नहीं आया, मैंने क्या आया? चारू जी आप कैसे सो गई थी? डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। चलो क्या ध्यान दो। हाँ भाई, डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज क्या? CH2 ग्रुप है ना, यानी कि मिथाइलिन ग्रुप। क्या? मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइलिन ग्रुप। और एंड बाय मास 14 इट्स कितना? 14 AMU है ना, एटॉमिक मास की यूनिट होती है ना, AMU। शॉर्ट में यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय अल्लाह, ये कहीं पर भी देख लेना, सेम ही रहेगा।
ठीक है। अच्छा मैंने एल्कीन्स का बताया, ऐसी एल्कीन्स का बन जाएगा। एल्कीन्स की जरा होमोलॉगस सीरीज दिखाना तो चलो भाई एल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज दिखा दो, शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर। एल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज बता दीजिए। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों? CnH2n है ना। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन डबल आती है। इसकी होमोलॉगस सीरीज दिखाओ जरा। सबसे पहला था इथीन। बेटा इसमें मीथीन नहीं होता, अभी थोड़े पहले समझाया था कि अगर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो यू नीड एटलीस्ट 2 कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। आराध्या जी सही है। तो इथीन आता है सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। फिर आता है छोटी इथीन का क्या था, प्रोपीन। क्या आता है, प्रोपीन। फिर आता है ब्यूटीन है ना। फिर पेंटीन, समझ गए बच्चों प्यारे। फिर आता है, ऐसे चलता रहता है। मुद्दे की बात क्या है, सबसे सिंपल एल्कीन कौन, इथीन। मीथीन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता स्निग्धा जी, क्यों नहीं करता बच्चे? हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए। हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं पाएगा। हेप्टीन एंड सो ऑन। मैं सारी क्या लिखूं, समझ गए आप लोग अच्छे से। मैं प्रोटीन का फॉर्मूला लिखा आपने, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर C3H6 C4H8 डबल है ना, जस्ट डबल। गाइस आपको दिख रहा है यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन। कहीं पर भी देख लो, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो होमोलोगस सीरीज चाहे किसी की भी हो, 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस आपको 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही दिखाई देगा। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही दिखाई देगा, चाहे होमोलोगस सीरीज किसी की भी हो। 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस मिथाइलिन ग्रुप का ही होगा, CH2 ग्रुप का ही होगा। ऐसे एल्काइंस की बन जाएगी। चलो बताओ, कुछ पल्ले पड़ा बच्चों प्यारे। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n-2। इसमें भी सबसे सिंपल कौन होता है वनिश, इथाइन। बच्चे मिथाइन नहीं होता ना, मिथाइन बन ही नहीं सकता, बताया था। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, C2, मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, C2H2। फिर आता है प्रोपाइन। क्या था बच्चों, प्रोपाइन C3H3 2 6 में से 2 कम करो 4। समझ रहा है, मतलब डबल से 2 कम। फिर आता है ब्यूटाइन। क्या आता है, ब्यूटाइन C4 4 2 8 2 कम 6। कितना आसान है ये तो। पेंटाइन, कोई बोलेगा नहीं। पेंटाइन का फॉर्मूला बताओ छोटी, बताओ। C5 शाबाश। हाँ H8 बेहतरीन, ठीक है। देखो बच्चा हर एक होशियार है, बस ध्यान देने वाली बात है, सही है। ऐसे हेक्साइन का फॉर्मूला बताएंगे हमारे आर्यन भाई, बताइए हेक्साइन बोलो। हाँ कैसे, H10 आएगा। 6 2 12 से 2 कम करने ना, डबल से 2 कम करना है। अगर डबल से 2 ज्यादा होता तो एल्केन होता, जस्ट डबल होता तो एल्कीन होता। डबल से 2 कम है तो एल्काइन है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। कहीं पे भी देख लेना मुन्ना, यही आएगा। यही होमोलोगस सीरीज की खासियत है। मास के हिसाब से देखो तो 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। सारी बातें अच्छे से सुना गई, हमने होमोलोगस सीरीज बुला दिया। अगला टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर, और उसके बाद वाला आता है आइसोमेरिज्म। तो नोमेनक्लेचर पढ़ा देता हूँ जल्दी से। नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए अगली हेडिंग आ रही है नोमेनक्लेचर। प्रांजल भाई नोमेनक्लेचर बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मजा आएगा आपको। अपना आपको समझ में आएगा अब कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कुछ सोचो, लगभग 50 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम अभी से ही जानते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसमें भी आप हर साल हजारों नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जोड़ रहे हो। तो यार ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, कहाँ तक लोग उसका नाम याद रखें, बहुत दिक्कत रहेगी। इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसने क्या करा, केमिस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा जिम्मा संभाला हुआ है। कोई भी नई चीज जो केमिस्ट्री के थ्रू रिसर्च होके आ रही है, कोई भी डेवलपमेंट आ रहा है नया, तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका मेंटेनेंस, उसका एक्सप्लेनेशन, वो सब इसी के थ्रू गुजरते हुए आता है। इसने ये डिसाइड करा कि अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग के लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं, ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे लोगों को, इतना सारा याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े इतने सारे नाम। देखो जिंदगी झंड जाएगी, क्योंकि जो एलिमेंट या कंपाउंड खोजता है वो अपने नाम से ही नाम, अपने हिसाब से उसका नाम रख देता है ना। जब्बू का नाला में पाया जाने वाला एलिमेंट है ना, जब्बू नोयम, कुछ भी लिख दो, मतलब अनावश्यक कुछ भी बना दो। आपने जो भी एक
खुद से खोज दिया, उसका नाम अपने हिसाब से रख दो, कुछ भी नाम सुना है ना। जनता तो बावली है, बच्चे तो पागल है ही, याद करें तो करना ही पड़ेगा, लिख लिख के आना ही पड़ेगा उन्हें नंबर लाने के लिए, समझ रहे हो। तो ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे हम। ये ना हो इसके लिए क्या हुआ भाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिनको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर के रूल्स। दिए किसने, ये IUPAC ने। सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं। एक आपका IUPAC नेम, जिसके मैं रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा हूँ। दूसरा कॉमन नेम, जिसके कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी टेक्निक बढ़ा के उसका नाम लिख देते हैं। क्या हमें कॉमन नेम सबके याद करने पड़ेंगे? नहीं, कॉमन नेम्स आपको बस कुछ चुनिंदा कंपाउंड्स है, कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उन्हीं के याद रखने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ इथीन लिखा था, तो इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन, इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, बस याद करना पड़ेगा। ऐसे ही इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड या विनेगर, तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ चीज एसिडिक एसिड है, विनेगर में तो पाया जाता है, कॉमन नेम क्या है उसका, एसिडिक एसिड। तो ऐसे ही मैंने क्या बोला अभी, कुछ चीजों के, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के आपको कॉमन नेम याद करने पड़ेंगे। बाकियों के लिए सबका IUPAC नेम चलता रहेगा। और IUPAC नेम याद करने की जरूरत क्या नहीं, रूल समझ में आ गए तो खुद लिख लोगे आप। अब एक एक करके रूल समझाता हूं। पहला रूल आता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, जिसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन, है ना। ये पेरेंट चेन क्या होती है भैया, आपको जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए बोला गया है, आप उसमें शौर्य भाई कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेंगे, जो कि पूरी तरीके से कंटिन्यूअस होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए बीच में। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, पेरेंट चेन क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, है ना, बीच में टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सबसे जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनी होंगी, उनमें जो सबसे बड़ी वाली होगी ना, वो ढूंढ के निकालनी है मुझे। इसके लिए चाहे तो मुझे मुड़ना भी पड़ जाए तो मैं मुड़ूंगा, लेकिन टूटूंगा नहीं, चेन टूटनी नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमेशा सीधी ही निकल के आए, उसके लिए आप बेंड भी कर सकते हैं, बट वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण मिला है, आपको क्या करना है, उसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। उसके लिए आप मुड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन चेन कंटिन्यूअस ही रहनी चाहिए, ठीक है। और इस चेन को क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। इससे क्या मिल जाएगा आपको, इस पेरेंट चेन से क्या मिल जाएगा, इट विल गिव यू द रूट वर्ड। क्या मिल जाएगा हमको बच्चे इससे रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है भैया, वही एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो ये, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार है कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, वही रूट वर्ड कहलाता है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मुझे नामकरण करना है, नेम करना है, तो यशिका जी सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें जो कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है उसे ढूंढूंगा। उसके लिए मैं मुड़ सकता हूँ पर टूट नहीं सकता, चेन टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। जब मैं वो चुन लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रूट वर्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रूट वर्ड। ये रूट वर्ड क्या होता है बताएगा अभी, एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो एक, तीन कार्बन है तो चार कार्बन है तो पांच कार्बन है तो छह कार्बन है तो सात कार्बन है तो बढ़िया, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेड, यूज हम एफटी करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, जो नेक्स्ट रूल आता है वो क्या है, द ब्रांच चेन्स आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूएंट्स। जो ब्रांच चेन्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब सबसे पहला काम क्या करा आपने, कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढी, वो स्ट्रेट भी हो सकती है या बेंड भी हो सकती है ना, टूटनी नहीं चाहिए बस। दूसरा क्या है, अब क्या करेंगे सेकंड पॉइंट में, द ब्रांच चेन्स, जो भी ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स। उनको आइडेंटिफाई करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जिनका नाम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स के रूप में लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम जनरली हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, रिटन एज प्रीफिक्सेस। जनरली प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं, बहुत रेयरली ही पोस्टफिक्स की तरह लिखेंगे। मैं जनरली लिख देता हूं यहाँ पर। इतना समझ आ गया अच्छे से। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, मेन नाम से पहले लिखा गया ना, प्री, जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है, वैसे ओरिजिनल जो मेन नाम है ना उसका, उससे पहले लिखा जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे मीटर की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, तो ये किलो वगैरह क्या है, प्रीफिक्सेस है। अरे पढ़ा तो था सब 9th क्लास में,
है ना, आ रहा हो समझ में, बढ़िया करके। तो अगली जो पॉइंट आ रही है रूल्स में, वो क्या है कि ब्रांच चेन्स जो होती है उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स मानते हैं, और उनका नाम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे। तो ये बोल रहे हैं द ब्रांच चेन्स आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू व्हिच दे आर अटैच्ड। हाँ, ब्रांच चेन्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, एंड दे आर नंबर्ड, दे आर नंबर्ड। कैसे नंबर्ड? अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। जिस कार्बन एटम से जुड़े हैं ना वो, उसी के हिसाब से उनकी नंबरिंग होती है। समझ में आया नहीं आया? हाँ ना, बोलिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा नॉमेनक्लेचर का। और आगे का सिस्टम, हाँ जी, इसके आगे क्या आता है, थर्ड वाला पॉइंट, द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचेस, वही सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्रांचेस मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी ऊपर बोल गया ना, ब्रांच मतलब क्या होती है? सब्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, पास पढ़े, क्या पढ़े? पास पढ़े। मैं समझ नहीं आया, अरे भाई मेरे, हम नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप से हमें पास पढ़ेंगे, या अगर फंक्शनल ग्रुप से है तो ब्रांचेस होंगी तो वो पहले पढ़े। जिधर से भी वो पहले मिल जाएंगी उधर से नंबरिंग करते हैं। समझ में आ गया? भाई एग्जाम्पल दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। लो एग्जाम्पल दे दो। ये क्या है? कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन मिल गई। पेंट आ गया इसका रूट वर्ड, क्योंकि 5 कार्बन है। इसमें मैंने देखा कि यहां से मैं अगर देखता हूं तो मुझे CH3 मिल रहा है ना, ये CH3 आ गया, 2 ब्रांचेस आ रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें नंबरिंग करने, ये छोड़ो, इसमें हटा दो, एक को दे दो। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 सीधे, अगर लेफ्ट टू राइट हमारी, तभी हमें तो यही आदत है, इधर से लिखना शुरू करते हैं। तो नंबरिंग अगर मैं करने जाऊं तो मेरे को पहला मन तो ये करेगा कि इधर से नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे क्या हो रहा है, जो ब्रांच है ना वो 4th कार्बन एटम पे आ रही है। और अगर मैं उधर से नंबरिंग करूंगा, हाँ, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जहां से पास पड़ रहा है। दिस इज करेक्ट। उधर से करता तो गड़बड़ माना जाता। समझ में आया? तो सबसे पहले आप कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ढूंढेंगे, इसको पेरेंट चेन बोलते हैं। उससे क्या मिलेगा? रूट वर्ड मिल जाएगा, वही मेथड प्रोब्यूट वगैरह। उसके बाद उसमें देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या ब्रांचेस है, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फिर हम उस पर नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग किधर से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचेस पहले मिल जाए, आपको पास पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार आपने नंबरिंग कर ली तो फिर नामकरण करने जाएंगे। तो देखिए, चौथा पॉइंट कहता है द पोजीशंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन ऑफ एंड नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप, है ना। इसके बाद इसके नेम कैसे लिखते हैं? ना भाई, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप अगर बीच में हो रही है तो सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कोई बात नहीं, मैं तब भी कोशिश नहीं करूंगा कि किधर से पहले पढ़ रहा है। अगर इस पे OH होता तो भी मैं नंबरिंग इधर से करता, क्योंकि इधर से करता तो मुझे 3rd पे फंक्शन मिल रहा है, उधर से मैं नंबरिंग करने पे 3rd पे फंक्शन मिल रहा है। लेकिन उधर से करने पे ये फायदा मिल रहा है कि 2 पे ब्रांच पहले आ जा रही है, इधर से ब्रांच बाद में आती है। तो हमें वो सब कुछ तालमेल बिठा के देखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही होता तो फिर कहीं से भी कर लो। ये कह रहे हैं कि अगर उसमें CH3 नहीं होता, OH होता और बिल्कुल बीचों बीच में होता, तो भाई आप नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, सेम ही तो आएगा। तो फिर क्या ही बात बनती है? फिर आप कहीं से भी कर लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, नेम तो सेम ही आएगा, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है ना, अगर एग्जैक्टली बिल्ड में है तो। ठीक है, अब सुनिए, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इज रिटन एज प्रीफिक्स, है ना। कैसे लिखते हैं भाई? प्रीफिक्स बाय स्टेटिंग द नंबर मतलब पोजीशन, है ना, ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिस कार्बन एटम पे वो जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन, जो उसकी जो नंबरिंग आ रही है ना, वो बताते हुए इसको नामकरण कर देंगे। एग्जाम्पल, ऊपर वाले का क्या होगा? 2 मिथाइल, है ना, ये नाम लिखा जाएगा, प्रोपेन, 5 कार्बन है, पेंटेन जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गया? ये तो मुझे खैर अभी लिखना नहीं चाहिए था, अभी मुझे सिर्फ 2 मिथाइल बताना चाहिए। इस पॉइंट को तो यही बता रहा है ना।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप अपनी ब्रांचेस का या सब्स्टिट्यूएंट्स का नामकरण कैसे करेंगे? आप वो कार्बन का नंबर लिखेंगे जिस पर आपका ब्रांच जुड़ा हुआ है और फिर उसका नाम लिखेंगे जो भी है वो। अभी मिथाइल है तो इसलिए मिथाइल लिखा है। मिथाइल क्यों है ये? क्योंकि इसमें एक कार्बन है और ये सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। मीथेन से एक हाइड्रोजन छीनकर हमारा मिथाइल बन गया। इथेन से एक हाइड्रोजन छीनो तो क्या बनता है लाइना जी? इथाइल, है ना। प्रोपेन से एक कार्बन छीनो तो क्या बनता है? एक हाइड्रोजन छीनो। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन छीना तो क्या बनेगा? प्रोपाइल। मुंह से कार्बन निकल गया था धोखे से और किसी ने टोका भी नहीं। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन छीन लिया तो क्या बनेगा? ब्यूटाइल। एल्केन से एक हाइड्रोजन आइटम छीनो तो एल्काइल मिलता है और वही ऐसे आके ब्रांचेस बना के जुड़ता है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? हाँ ना बोलिए, बढ़िया। तो इसकी पोजीशनिंग में हमने कर दी। अब कई बार होता है ना कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं और सेम सेम जुड़ते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो, अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब मिथाइल 3-4 जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा निधि जी? तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे प्रीफिक्स भी लगाने पड़ते हैं। समझे? बुक में सब अच्छे से लिखा हुआ है और बहुत शुद्ध सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, विद एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कृपया बुक को कष्ट दे, पढ़ें उसको अच्छे से, अपने आप को भी कष्ट दे थोड़ा, है ना। बुक की रीडिंग करें, समझ में आएगा अच्छे से। मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स लिखे हों अगर, तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं बच्चों? डाई, ट्राई, टेट्रा, वेट्रा लगाते हैं। बस ये बता दिया आपको, है ना। अच्छा, और इसमें भी एक खुरापात है। ये तो सेम सेम है तब लग रहा है, अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हुए हैं, क्लोरो जुड़ा है कहीं पर ब्रोमो जुड़ा है, कहीं पर आयोडो जुड़ा है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लगाना पड़ता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा, जैसे डिक्शनरी में होता है। एग्जाम्पल देता हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखें। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ खास लिखवाना है नहीं, बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है विद प्रॉपर एग्जांपल्स। वहां से ही पढ़िएगा, बेहतर फायदे में रहेंगे आप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखिए, मतलब यहां ध्यान से देखिए, ये है, इसमें यहां पर तो जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहां पर जुड़ा है ब्रोमीन, ठीक है। बस अब ध्यान सुनो, इसमें 2 हैं। अब मैं अगर नंबरिंग करने जाऊंगा ना तो इधर से 1 2 3 4 5 दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिखूं क्या हो जाएगा मैनेज? ध्यान से देखिएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखने का मतलब क्या है कि आपके पास जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है ना, उसकी नंबरिंग जब आप करेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे? क्या सोच के नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शन ग्रुप पहले पड़ जाए। तो किधर से फंक्शन ग्रुप पहले पड़ रहा है? 5 पड़ रहा है। क्यों कार्तिक भाई? 1 2 3 4 5 इधर से करूंगा तो दूसरे पे आ रहा है, उधर से करूंगा तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करूंगा फिर 1 2 3 4 5। अब आपके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए भैया? 2 पे क्लोरो, 3 पे ब्रोमो और टेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये नाम गया। आप एक बात भूल गए, जब 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? नाम उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ये नहीं देखते कि चेन में पहले कौन आ रहा है, ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। ये क्लोरो सी से शुरू होता है और ब्रोमो तो पहले नाम किसका लेना पड़ेगा? ब्रोमीन का। भैया लेकिन वो तो चेन में बाद में आ रहा है। अरे वही तो कह रहा हूँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन बाद में आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर करता है। आपकी क्लास में कौन सा बच्चा बाद में एडमिशन लेके आया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार वो आपका परमानेंट स्टूडेंट हो गया, अगर आपके स्कूल का ये कंफर्मेशन मिल गया तो रोल नंबर उसका आपसे पहले जाएगा, अगर उसका नाम ए से शुरू हो रहा है तो। बात समझ में आ रही है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर करता है। कौन से साल में एडमिशन लिया था, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क एसआर नंबर पर पड़ेगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन क्लास के रोल नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? यहाँ ध्यान से देखिए। तो मैं क्या करूंगा? ओ भाई पहले क्या लिखूंगा? 3 पे ब्रोमो, फिर 2 पे क्लोरो। और एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि जब भी मैं नंबर और लेटर लिखता हूँ ना, तो नंबर और लेटर के बीच में मेरा नुकसान कुछ नहीं है। कर लो बातें, हंस लो, मुस्कुरा लो। नंबर और सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर पहले बताया था, जो मुझको नहीं करनी कर लो। नंबर और लेटर के बीच में डैश लगता है, एक एक बात का ध्यान रखिएगा, है ना। नंबर और लेटर के बीच में एक डैश लगाते हैं, ठीक है।
और फिर से बोल रहा हूँ, नंबर और लेटर के बीच में डैश लगता है, नंबर और लेटर के बीच में डैश लगता है, लेकिन अगर दो नंबर्स आ गए गलती से तो उनके बीच में कॉमा लगता है। दो नंबर्स, हाँ, एक ही कार्बन एटम पे दो अलग अलग चीज जुड़ी है, जैसे ब्रोमीन भी इसी पे जुड़ा होता, तो फिर मैं क्या लिखता, या मान लो इसी पे एक क्लोरीन और जुड़ा होता, तो मैं क्या लिखता, 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, डाई इसलिए क्योंकि दो आ गए एक जैसे, सेम सेम। समझ रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि अगर एक ही कार्बन पे या जैसे दो मिथाइल जुड़ गए, इधर भी मिथाइल जुड़ गया, इधर भी मिथाइल जुड़ गया, तो आप क्या बोलोगे, और ये मान लो थर्ड कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके नाम के लिए, 3,3 डाई मिथाइल। क्या देखा आपने, कुछ देखा यहाँ पर? मैं नंबर और लेटर के बीच में तो डैश लगा रहा हूं, लेकिन दो नंबर्स के बीच में कॉमा लगा रहा हूं, और पूरा का पूरा IUPAC नेम आप एक सिंगल वर्ड की तरह लिखते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं देते। स्पेस सिर्फ वहीं पर आएगा, कहां पर, ओइक एसिड में, बस, उसके अलावा कहीं स्पेस नहीं देनी आपको ऐसा। अभी हाल फिलहाल में जब आएगी नहीं तो बता दूंगा, अभी हाल फिलहाल में जितने भी डिस्कशन मैंने करे उनमें अगर सबसे जरूरी चीज है कि स्पेस कहाँ आएगी तो कहाँ आएगी, ओइक एसिड में, उसके अलावा कहीं आप अभी फिलहाल स्पेस देके नहीं चलेंगे। पूरा का पूरा IUPAC नेम चाहे यहाँ से पाक बड़े तक पहुंच जाए, पर वो लिखा सिंगल वर्ड की तरह जाएगा, लिखा सिंगल वर्ड की तरह जाएगा। सही है भाई? आगे किस्म में तो इसका नाम क्या आएगा, 3 पे ब्रोमो और 2 पे क्लोरो, 3 पे ब्रोमो और 2 पे क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले एग्जांपल ने आपको क्या समझाया कि ब्रांचेस का नाम हमें हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है प्रीफिक्सेस में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि चेन में वो बाद में आ रहा है, तब भी कोई बात नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर करता है। हाँ 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 बिल्कुल, डिफरेंट वो तो समझ में आ गया, बढ़िया, वेरी गुड। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। भैया नॉमेनक्लेचर में सारे पॉइंट बता दिए क्या मैंने? अच्छा सुनिए, इन केस एनी फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट इन द चेन देन द कार्बन एटम आर नंबर्ड इन सच वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। एक साथ बता दिया था, यहीं पर बता दिया था, इसीलिए पहले फंक्शनल ग्रुप लिखा है। फंक्शनल ग्रुप की शक्ति ब्रांचेस से ज्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की शक्तियां ब्रांचेस से ज्यादा होती हैं, तो भाई जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा हम नंबरिंग उधर से करेंगे, हम नंबरिंग उधर से करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने सारे टाइप्स बता ही दी थी, अल्फाबेटिकली वाला सिस्टम बता दिया, नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए कंप्लीट। अब करनी है इसकी प्रैक्टिस। क्या करनी है इसकी? प्रैक्टिस। आओ प्रैक्टिस करें, कुछ नामकरण करें। चलिए भाई देखिए, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमारी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पहला चीज आपके लिए आ रही है, एक एक करके नामकरण करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट लगे रहिए। हाँ जी गाइज, नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करवाएंगे आप भैया? हाँ जी, कॉपी पेन तैयार करिए सब लोग। पहला क्वेश्चन लिखिए, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है ये क्वेश्चन। क्या है? राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। और क्वेश्चन आ रहा है C है ना, और इस पे आ गया CH3। चलो भाई जल्दी लाओ, जल्दी छापो फटाफट। और इसमें CH2 क्यों लिख रहा हूँ? इस कार्बन की वैलेंसी दी 4 ही थी, 2 यहाँ से सेटिस्फाई हुए तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इस पे 1 2 3 लग चुके हैं, एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक ये लो। हाँ भाई, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले क्या करते हैं निधि, कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढते हैं, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद उस पर नंबरिंग करते हैं ब्रांचेस के पहले लाने के लिए, फंक्शनल ग्रुप पे पहले लाने के लिए। तो इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, उधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो दोनों साइड से बराबर पे ही आ रहा है, तो कहीं उसे कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब आपको इसका रूट वर्ड तो मिल ही चुका है, 5 कार्बन है तो क्या आ गया? पेंट। इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। अगर एक भी डबल या ट्रिपल होता तो इन हो जाता, है ना, ट्रिपल होता तो आइन हो जाता। इसमें 3 पे मिथाइल भी तो जुड़ा हुआ है, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा आगे। तो इसके आगे क्या है? 3 पे मिथाइल। याद रखिएगा, नाम ऐसे लिखना है कि पूरा का पूरा एक सिंगल वर्ड का दिखाई दे, बीच में स्पेस ना है, और स्मॉल लेटर्स का ही इस्तेमाल करिएगा, शुरुआती लेटर भी स्मॉल ही रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे नामकरण करना है आपको। तो पहला वाला एग्जांपल छापिए जल्दी से, जरा जल्दी छापो, बस हो गया इसका, और क्या करना है? ये IUPAC नहीं लिखना है, फटाफट छाप दो जल्दी से, क्योंकि सेकंड वाले से खुद करना है आपको। जल्दी छापो, जल्दी जल्दी। भैया हाइड्रोजन से नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, हाइड्रोजन तो बेचारे खाली वैलेंसी सेटिस्फाई करने लिए आए ना, ठीक है। और कुछ जल्दी छापिए फटाफट जल्दी से। अरे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई भी यहाँ पर, 1 2 3, चौथे के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूंगा। ये काम है हाइड्रोजन का, देखा, वैलेंसी सेटिस्फाई करना।
इसका नाम क्या निकल के आ रहा है? 1 2 3। तो 1 2 3, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल स्पिंडर। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। और मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। कैसे नाम कर रहा हूँ, कैसे नामकरण कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर्षल वैली कुछ पल्ले पड़ रहा है? लो भाई, CH3 CH2 CH2 CH3। अरे ये गलती हुई, CH भाई यहाँ पर, क्योंकि इसमें नीचे भी ब्रांचेस देखिए यहाँ पर, CH3 CH3। गाइस एंड गर्ल्स, ये क्या हो गया? ये एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। इसका नामकरण आपको खुद करना है, जल्दी करिए, तेजी से शब्द लो, फटाफट फटाफट। अरे भाई लिखने रहे आप साथ में, देखो जल्दी लिखो फटाफट। 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जल्दी करिए। क्या आपको बता जल्दी? कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन यही दिख रही है भैया, ये भी तो हो सकती है 1 2 3, छोटी पड़ गई, 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4, 4 साल नहीं आ रहे तो यही रख लेते हैं 1 2 3 4। भैया नंबरिंग आपने इधर से क्यों करी? इधर से करूंगा तब भी तो 2 पे ही आ रहा है ना भाई? सोनाक्षी नंबरिंग आप इधर से करोगे तब भी 2 पे ही ब्रांच आ रही है, उधर से करोगे तब भी 2 पे ही ब्रांचिंग आ रही है, तो कहीं से कर लो, बात तो वहीं पहुंच गई है ना? अब क्या, इसका नाम हो गया 4 कार्बन एटम से तो ब्यूट आ गया, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन आ गया। इसमें 2 पे मिथाइल जुड़ा है, लेकिन 1 मिनट 3 पे भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो जब दोनों पे सेम होता है तो मैंने क्या बताया था, सबकी पोजीशन बता दो एक साथ, 2 पे और 3 पे जो जुड़े 2 मिथाइल हो गए टोटल, तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए तो डाई मिथाइल, 3 हो गए होते तो ट्राई मिथाइल। और मैंने पहले कहा था स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में, तो एक सिंगल वर्ड की तरह लिखेंगे। क्या आप सभी को ये नामकरण करना समझ में आ गया अच्छे से? मजा आ रही? लो फिर इसी बात पर अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गई। मुश्किल लग रहा है क्या? 2 कार्बन इधर 2 कार्बन उधर, तो भैया इसमें एन नहीं आएगा। हाँ जे बात, जे बात बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसलिए इसमें एल्केन तो नहीं आने वाला। भैया यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगी, क्यों भाई? कार्बन की एनर्जी कितनी है? कार्बन की एनर्जी कितनी होती है? 4। 1 2 3 और 4, तो क्यों लगाऊंगा हाइड्रोजन? हर कार्बन से 4 ही बॉन्ड्स निकलने चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका नाम बताइए। मैंने कहा था डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी पड़ती है, बोला था ना? हाँ ब्यूटाइन गलत है, 1 2 3 4 या 1 2, याद रखना नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचिंग पहले आ जाए। एक बात बताओ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी अपने आप में फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम करता है, तो नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए। इधर से कर रहा हूँ नंबरिंग तो 1 2 2 पे आ रहा है। कुछ शनिचर बच्चे अभी भी समझ नहीं रहे बात को, कह रहे हैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करो ना, यहाँ से चेन यहाँ से शुरू हो रही है 1 2। मूर्ख, महामूर्ख, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कितने होते हैं, हाइड्रोजन नहीं कितने होते हैं। पहले ही बोल के आया था कि हाइड्रोजन का काम सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करवाना है, उसका आईयूपीएसी में कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना। हाँ भाई 1 2, दूसरे कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, उधर से देखो 1 2 पे मिल रहा है, तो कहीं से कर लो क्या फर्क पड़ता है। तो 1 2 3 4, भैया हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होना चाहिए। अरे पगले ये 1 लिखा, 1 खुश। अब बताओ क्या हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आएगा, लेकिन कहां पर आएगा? 2 पे, तो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूट 2 आयन, ब्यूट डैश 2 डैश आयन। डैश क्यों लगाया? क्योंकि लेटर और नंबर के बीच में डैश लगाना होता है। क्या हो गया दीप भैया? 4 कार्बन है तो ब्यूट आया है, दूसरे कार्बन पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 लगाना पड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा रहा हूं। यही अगर डबल बॉन्ड होता तो इन आता, ब्यूट 2 इन। अभी ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन हो गया, तो ब्यूट 2 आयन। नहीं आया समझ में? पक्का सबको आ गया अच्छे से?
लो इसी बात पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है गाइस एंड गर्ल्स, ध्यान दीजिए। इधर इधर इधर, मजा आ रहा है ना सबको? कृपया ध्यान देते रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ बिल्कुल भाई, सही बात। वंश भाई बताओ, इसका नाम बताओ इसी बात पे अब। ब्यूट क्या बोलना बनेगा? तीन कार्बन है तो प्रॉप आता है, तीन कार्बन है तो प्रॉप है ना भैया। अरे भैया, अरे भैया, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड कार्बन है। अरे ये तो वो है, अरे वही कीटोन। और कीटोन का नाम लास्ट में ओ नाम है, क्या आता है? अब इसका नाम क्या होगा? क्या? प्रोप्टोन। ये कौन सा नया कंपाउंड पैदा कर दिया आपने भाई? टोन नहीं आता है, टोन आता है। कीटोन के नाम के लास्ट में टोन नहीं आता है, टोन आता है। सुनिए अब, कोई बात नहीं करते, होता है। ओए ध्यान दो यार, बड़े बबलू बच्चे मिले यार। भैया वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, मान जाइए मान जाइए। ये देखिए 1 2 3 तो सारे बॉन्ड सिंगल है, तो एन। अब तीन प्रॉप के लिख दिया क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। भैया सारे बॉन्ड सिंगल है क्या? अरे अरे पढ़े लिखे नहीं हो क्या? डबल बॉन्ड दिखा। ए भाई जरा सुन के चलो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से तो बात लग गई। इतने अच्छे से पढ़ाया था आपको कि एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तब वो एल्कीन या एल्काइन लगाते हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से थोड़ी लगाते हैं। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो वो फंक्शन ग्रुप बदलेगा, वहां एल्कीन एल्काइन नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? बढ़िया। तो प्रॉप क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है ना, और इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है कार्बन के बीच में, तो एन। और इसमें 1 2 3 2 पे कीटोन लगा है तो क्या देगा? 2 ओन। अभी एक कहानी में नया एंट्री, मतलब इस कहानी में एक नए रूल की एंट्री हो रही है। इसका जो वॉवल है ना ई, वो हटाना पड़ेगा क्योंकि आईपीएससी में नेम लिखते वक्त आप एक साथ 2 वॉवल्स नहीं लगा सकते। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपसे कि मैंने जब रूल्स बताए थे तब कुछ चीजें गायब कर दी थी, नहीं बताई थी। प्रैक्टिस करते हुए सामने लाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन जो यहाँ करा रहा हूँ वो कीमती नहीं बेशकीमती है, इसलिए ध्यान देते रहिए। सावधानी हटी तो ये गलत है। इसका सही नेम क्या आएगा? प्रॉप एन ई हटाकर डैश लगा के 2 लगा दूंगा ओन। भैया लेकिन आप कह रहे हो एक साथ 2 वॉवल नहीं आ सकते इसलिए ये हटाना पड़ता है, पर वॉवल आ कहाँ रहा है? इसके तो 2 आ रहा है। ए लेटर देखना मेरे भाई। हाँ समझ गया मैं। हाँ मैं हटा सकते, जो कह रहा हूँ वो कर लेना प्लीज। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। समझिए मेरा दर्द, समझिए आप। ओ क्यों हटा दूंगा? ओ क्यों हटा दूंगा? बबलू हो क्या? अगर वो हटा दिया तो फिर पता कैसे चलेगा कि कीटोन है? खुद सोचिए ना, अगर आपने ओ हटा दिया तो पता कैसे चलेगा कि वो कीटोन है? बताओ ना, पहचान ही गायब कर दोगे? अरे सरनेम कितना भी बेकार हो यार, सरनेम ही हटा दोगे तो आपकी पहचान नहीं बची ना। अरे सौरभ बहुत सारे हैं, लेकिन सौरभ दुबे से तो मेरी पहचान है यार, वो दुबे हटा दूं मैं? कैसी बात करेंगे? चलो बात नहीं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे इसे छापी छापी अब अरे अरे नहीं, एक मिनट। आपका डाउट मैंने चाहे किसी भी टोन में बताया हो, मुद्दा यह है कि बताया, रोका नहीं, उसको गायब नहीं किया, वो मायने रखता है। और मैं थोड़ा हार्श साउंड कर सकता हूँ, लेकिन इंटेंशन कभी भी आपको हर्ट करने की नहीं होती है। अगर मैंने कोई डाउट बताते वक्त अगर थोड़ा इंटेंसिफाई कर भी दिया है ना किसी बात को, तो दिल पे मत लेना। वो इसलिए किया है ताकि आपको ध्यान रहे और आपके जहन में बैठा रहे वो चीज लंबे समय तक। सही है? मेरी इंटेंशन कभी भी किसी का मजाक उड़ाने की या हर्ट करने की नहीं होती है। अब अगले